नमस्कार, इनसाइड आउट के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। कभी धरती कांपी तो कभी समंदर उफान पर आ गए, कहीं पहाड़ दरक गए तो कभी आसमान से कयामत बरसी। ये वो हादसे हैं जो किसी के काबू में नहीं, ये वो घटनाएं हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं। बीते कई सालों में इंसान ने विज्ञान और तकनीक में कितनी ही तरक्की कर ली हो, लेकिन जब प्रकृति कहर बनकर टूटती है तो तकनीक धरी की धरी रह जाती है। इनसाइड आउट में आज बात पिछले 25 सालों में हुई उन आपदाओं की जिन्होंने जान माल का भारी नुकसान किया। देश और दुनिया में साल 2001 से लेकर 2025 में अब तक दुनिया ने कई ऐसी आपदाएं झेली है जिसमें लाखों जिंदगियां मौत के गाल में समा गई, करोड़ों लोग बेघर हो गए और हुआ अरबों का आर्थिक नुकसान। साल 2001 में आया भुज का भूकंप हो या फिर 2013 में हुई केदारनाथ त्रासदी, 2004 में आई सुनामी हो या फिर 2008 में आया चक्रवाती नरगिस। आज के इस खास शो में हम आपको बताने वाले हैं प्राकृतिक आपदाओं का पूरा इनसाइड आउट। पिछले 2.5 दशक में किस प्राकृतिक आपदा ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इस पर विस्तार से जानकारी आपको देंगे। भारत और दुनिया में हुई कौन कौन सी भीषण प्राकृतिक घटनाएं, क्यों आते हैं चक्रवात, क्यों उठती है सुनामी, क्यों आता है भूकंप, क्यों फटते हैं बादल, कैसे काम करता है मौसम विज्ञान, दुनिया के कई हिस्सों में धरती में पड़ रही दरार किस तरफ संकेत करती है, ग्लेशियर्स का पिघलना कैसे मानवता के लिए चिंता का विषय है। इन तमाम बातों को विस्तार से बारीकी से रखेंगे आपके सामने इनसाइड आउट में। भीषण तबाही से पहले आपको प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताते हैं। प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर्स, यानी वो घटनाएं जो नेचर की वजह से होती है और जिनकी वजह से इंसानी जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचता है। प्राकृतिक आपदाओं को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है: भौगोलिक, मौसम आधारित, आग से जुड़ी हुई और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी। भौगोलिक आपदाएं यानी धरती की सतह या फिर धरती के अंदर से जुड़ी घटनाएं। इसमें पहला है भूकंप यानी अर्थक्वेक, धरती के अंदर प्लेट के टकराने से कंपन। दूसरा है जलवायु यानी वोल्केनिक इरप्शन, पहाड़ों से लावा और गैस का विस्फोट होना। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, इसमें पहाड़ी ढलानों से मिट्टी और चट्टानों का गिरना शामिल रहता है। चौथा है सुनामी, सुनामी आती है जब समुद्र में भूकंप आता है या फिर गैस का विस्फोट हो जाता है। इसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठती है जो तटीय इलाकों को तबाह कर देती है। जलवायु आधारित आपदाओं की बात करें तो इसमें मौसम और पानी से जुड़ी आपदाएं शामिल है, जिनमें बाढ़, फ्लड यानी सूखा, चक्रवात, तूफान, हरिकेन्स भी हो सकते हैं और साथ ही साथ टाइफून भी। बर्फीले तूफान जिन्हें स्नोस्टॉर्म या ब्लिज़ार्ड भी कहा जाता है, ओलावृष्टि भी इसमें शामिल है। यूं तो आग लगाने पर लगती है, लेकिन जंगलों में लगी आग जब फैलती है तो इसे अग्नि संबंधी आपदाओं में रखा जा सकता है। इसमें जंगल में आग जिसे फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा गर्मी, बिजली गिरने या फिर इंसानी लापरवाही से या फिर जानबूझकर लगाई गई होती है। इसी तरह घास की आग यानी ग्रासलैंड फायर, सूखी घास और मैदानों में फैलने वाली आग भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं में हीट वेव, कोल्ड वेव, तेज हवा, तूफानी हवाएं और आंधी शामिल रहती है। कई बार ये इतनी तेज होती है जिससे घर, पेड़ और बिजली के पोल तक गिर जाते हैं। कुछ और प्राकृतिक घटनाओं में बादल फटना भी शुमार है, जिसमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश एक खास हिस्से पर होती है, जिससे अचानक बाढ़ से हालात हो जाते हैं। तूफानी लहरें यानी स्टॉर्म सर्ज और हिमस्खलन यानी एवलांच भी शामिल है। इसे भी भीषण आपदा में गिना जा सकता है। ये सभी आपदाएं बिना किसी चेतावनी के कभी भी आ सकती है और जनजीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं वो प्रकृति द्वारा चलित वो घटनाएं होती हैं जिसमें जानो माल का नुकसान होता है। और इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसी के अंदर भूकंप आते हैं, चक्रवाती तूफान आते हैं, बादल फटना, बाढ़ या कोई प्रकार की बीमारियां, ये सब अगर देखा जाए, अकाल की घटनाएं, ये सब जो है ये प्राकृतिक जो है आपदाओं की श्रेणी में आते हैं।
पिछली कुछ शताब्दियों से हम जिस प्रकार मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसकी वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसी के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी संख्या में और सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि उनकी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी में वृद्धि हुई है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन भीषण आपदाओं की जिसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। 26 जनवरी 2001 गुजरात, भूकंप आता है। एक तरफ देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तो वहीं कच्छ का भुज सुबह 8:46 पर भूकंप से कांप जाता है। भुज में 7.6 से 7.9 रिक्टर तीव्रता का भूकंप दर्ज किया जाता है। इस भूकंप में लगभग 15,000 लोगों की जान चली जाती है। 1.5 लाख लोग घायल बताए जाते हैं और 4 से 6 लाख लोग बेघर। भूकंप का केंद्र भुज शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित था, लेकिन इसका असर पूरे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली तक महसूस किया गया। यह भूकंप भारत के इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक था। भुज, भचाऊ, अंजार और रापर ये वो इलाके थे जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई। स्कूल्स, अस्पताल, सरकारी इमारतें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक कुछ भी इस त्रासदी में बचा नहीं था। करीब 40% भुज इस भूकंप में तबाह हुआ। गुजरात में जगह जगह सड़कों में दरारें देखी गई, रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेन रुक गई और बिजली पानी की आपूर्ति कई दिनों तक ठप रही थी। 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर में 9.1 से 9.3 की तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया। इसके बाद समंदर में उठी लहरें भयंकर सुनामी लेकर आई। भारत के तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इससे भारी तबाही मची। अकेले भारत में करीब 10,749 मौतें हुई, लाखों लोग प्रभावित हुए और संपत्ति के साथ मत्स्य उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा। इसमें 2,27,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे या लापता हो गए थे। हिंद महासागर में आई सुनामी ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, मालदीव समेत 14 देशों में भयंकर तबाही मचाई थी। 26 जुलाई 2005 जब मुंबई डूब गया, यही वो तारीख थी जब दोपहर से शुरू हुई बारिश कयामत में तब्दील हुई। मुंबई और उसके आसपास का इलाका एक रिकॉर्ड बारिश की चपेट में आया। सेंटा क्रूज के मौसम स्टेशन ने केवल 24 घंटे में 944 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की, जो उस समय शहर की रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बारिश थी। दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे के बीच करीब 644 मिलीमीटर बारिश होने से शहर तुरंत ही डूब गया। इस प्राकृतिक आपदा में लगभग 1094 लोगों की जान चली गई। सड़क, रेलवे ट्रैक और पुलों पर पानी जमने से स्थानीय ट्रेन सेवाएं बंद हो गई। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जुहू, धारावी समेत कई इलाकों में 2 से 3 मीटर तक पानी भरा। मुंबई एयरपोर्ट उस दौरान पूरे 30 घंटे तक बंद रहा था। 700 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई या फिर डिले। मुंबई में इस बाढ़ की असली वजह इंसानी गलती को माना गया। नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से निर्माण, ड्रेन सिस्टम का पुराना और जाम होना, नालों पर गैर कानूनी अतिक्रमण इसकी मुख्य वजह मानी गई। 26 अक्टूबर 2005 जम्मू कश्मीर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यह आपदा डरावनी थी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई, जो किसी भी भूकंप को भीषण की श्रेणी में रखता है। इसका केंद्र पाक अधिकृत कश्मीर में था, लेकिन झटके श्रीनगर, बारामूला, उधमपुर और पुंछ जैसे भारतीय क्षेत्रों में बुरी तरह से महसूस किए गए। इस भूकंप में भारत के हिस्से में कम से कम 1300 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिनमें से अधिकतर कश्मीर घाटी और सीमावर्ती गांव से थे। सैकड़ों लोग घायल हुए। कई स्कूली इमारतों और घर गिरते हुए नजर आए। इस आपदा ने खासतौर पर स्कूल्स और बच्चों को बेहद प्रभावित किया, क्योंकि सुबह का वक्त था और कई बच्चे स्कूल जा रहे थे। कुपवाड़ा, बारामूला और उरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल रहे। कई गांवों तक तुरंत मदद नहीं पहुंच सकी, क्योंकि रास्ते बंद हो गए थे और टेलीफोन लाइंस टूट चुकी थी। सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल राहत राशि की घोषणा की और भूकंप ग्रसित इलाकों में नई निर्माण नीति पर काम शुरू किया गया। पाकिस्तान ने इस भूकंप में 70,000 से ज्यादा लोगों को खो दिया था। साल 2007
बिहार में मॉनसून ऐसा बरसा कि तबाही लेकर आया। आम वर्षों की तुलना में इस साल बिहार में 5 गुना अधिक बारिश हुई। जुलाई और अगस्त के महीने में लगातार हुई भीषण बारिश ने राज्य के उत्तर और पूर्वी हिस्से में ऐसी बाढ़ लेकर आए जिससे दशकों तक याद रखा गया। बिहार की कई बड़ी नदियां, खासकर कोसी, गंडक, बागमती और घाघरा में जलस्तर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। इन नदियों ने अपने पारंपरिक किनारों को तोड़कर सैकड़ों गांव और शहरों को जलमग्न कर दिया। सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जैसे जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कयामती बारिश ने लगभग 900 से 1000 लोगों की जान ले ली। करीब 2 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए। हजारों गांव, मकान और कई सौ हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। कई इलाकों में तो 10 से 15 दिनों तक खाना और पीने तक का सामान उपलब्ध नहीं हो पाया। इस बाढ़ ने बिहार के सड़क तंत्र, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल को बुरी तरह से पंगु बना दिया। कई स्कूल महीनों तक बंद रहे। जो बच्चे पहले ही गरीबी से जूझ रहे थे, वो अब शिक्षा से भी वंचित थे। कई गांव को दोबारा बसाने में सालों लग गए। 2013 की केदारनाथ त्रासदी, इसकी भयानक यादें जहन में आज भी ताजा है। केदारनाथ धाम में अब एक बार फिर भक्तों की रौनक लौट आई है, लेकिन एक दशक पहले हुई इस त्रासदी का डर अब भी रह रहकर सताता है। 16 जून 2013 को उत्तराखंड के केदारनाथ में जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तेज बारिश, बादल फटना और फिर भयानक बाढ़, इन तीनों ने मिलकर केदारनाथ और आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया। यह सब इतना तेज और अचानक हुआ कि हजारों लोग कुछ समझ भी नहीं पाए और सब कुछ पानी पानी हो गया, सब कुछ बह गया। दरअसल केदारनाथ के ऊपर और आसपास के पहाड़ों में लगातार भारी बारिश हो रही थी। 16 जून की रात को चौराबाड़ी झील टूट गई और अचानक बादल फटने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद बर्फ और मलबे के साथ पानी का सैलाब मंदिर पर टूट पड़ा। इसने रास्ते से आई हर चीज को बहाकर अपने साथ ले गया, वो चाहे होटल थे, दुकानें, घर, पुल या फिर श्रद्धालु। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में करीब 5700 लोगों की मौत हुई, लेकिन स्थानीय लोग और बचाव कर्मियों का कहना है कि यह संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। सैकड़ों शव तो कई दिनों तक मलबे में दबे रहे थे, कुछ तो महीनों बाद मिले। हजारों लोग लापता हुए, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। त्रासदी का चमत्कार यह था कि केदारनाथ मंदिर जस का तस रहा, जबकि उसके आसपास सब कुछ बह गया। मानो प्रकृति ने सब कुछ वैसा ही कर दिया हो जैसा कई साल पहले हुआ करता था। मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर रुकी, जिसने तेज बहाव को मंदिर से टकराने ही नहीं दिया। सितंबर 2014 में लगातार बारिश और झेलम नदी उफान पर रही, जिससे कश्मीर में भारी बाढ़ आई। झेलम नदी, जो आमतौर पर कश्मीर को जिंदगी देती है, वो खुद एक मौत का पैगाम बन गई। जब यह नदी उफान पर आई तो पूरा श्रीनगर जलमग्न हुआ। लोगों के घर, दुकान, अस्पताल, सब कुछ पानी में डूब गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बाढ़ में 550 से ज्यादा लोगों की जान गई और लगभग 2.5 लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। आर्थिक नुकसान का अंदाजा 5000 से 6000 करोड़ रुपए के बीच में लगाया गया। कई पुल और सड़कें टूट गई और पूरा संचार तंत्र ठप हो गया। विशेषज्ञों ने कहा कि झेलम नदी के किनारे बिना प्लानिंग के निर्माण, अवैध अतिक्रमण और प्राकृतिक जल निकासी तंत्र के जाम हो जाने के कारण पानी निकल नहीं सका। इसके अलावा सरकार के पास कोई समय रहते अलर्ट सिस्टम नहीं था, जिससे लोग पहले से तैयार हो पाते। नवंबर से दिसंबर 2015 के बीच तमिलनाडु, खासकर चेन्नई में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा शहर बारिश के समुद्र में तब्दील हो गया। लगातार कई हफ्तों तक मूसलाधार बारिश होती रही और जब 1 दिसंबर को चेन्नई में 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई तो यह आंकड़ा सदी में सबसे ज्यादा का बना। सड़कों से लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईटी पार्क और कॉलोनियां, सब कुछ पानी में डूबी नजर आई। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस बाढ़ में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई और लगभग 18 लाख लोग बेघर हुए। चेन्नई और आसपास के जिलों में हजारों घर तबाह, कारोबार चौपट और जिंदगी रुक सी गई। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब बंद रहे। तमिलनाडु सरकार ने बताया कि राज्य को इस आपदा में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। आईटी कंपनियां बंद रही,
एयरपोर्ट को 5 दिन तक बंद करना पड़ा और चेन्नई का पूरा ट्रैफिक सिस्टम ठप हो गया। 2020 में केरल में आई बाढ़ भी तबाही से कम नहीं थी। 1 जून से लेकर 18 अगस्त 2020 तक भारी मानसूनी बारिश के चलते घाटी वाले इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन हुआ। करीब 104 मौतें दर्ज की गई, हजारों लोगों पर इसका असर हुआ। राज्य को 19,000 करोड़ का नुकसान बताया गया। कुछ ऐसे डिजास्टर होते हैं जो एक्चुअली डिजास्टर नहीं है। अब मान लीजिए बाढ़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर। एक्चुअली क्या प्लानिंग नहीं है ये। बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ कहते हैं अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि जब पानी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अनकंट्रोल हो जाता है, दैट इज फ्लड। और अगर इसे हम चैनलाइज कर दें, इसको हम कंट्रोल कर दें, इसके हम डैम बना दें बड़े बड़े, वहाँ पर इसको इकट्ठा कर दें पानी को, तो इसको हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो और ह्यूमन भी कह सकते हैं फॉल्ट, तो ये उसमें आ जाता है मैन मेड में। साल 2023 का मॉनसून हिमाचल प्रदेश के लिए काल बनकर आया। 24 जून से सितंबर तक चली इस भारी बारिश ने इतिहास में दर्ज सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा का रूप लिया। जुलाई के दूसरे हफ्ते में बारिश सामान्य से 400% से भी ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज की गई। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश के कई जिलों, जिनमें शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा में लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाएं एक के बाद एक देखने को मिली। पूरे सीजन में लगभग 150 भूस्खलन, 90 फ्लैश फ्लड्स और 100 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं दर्ज हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 300 से 450 लोगों की मौत हुई। करीब 38 लोग लापता हुए। हादसे में 10,000 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए। इस दौरान लगभग 12,000 घर या तो पूरी तरह से ढह गए या फिर रहने के लायक नहीं बचे। सड़कों की हालत ऐसी हुई कि करीब 13,000 सड़क मार्ग पर यातायात बंद रहा। कई किलोमीटर तक बिजली व जल आपूर्ति लाइनों को नुकसान पहुंचा। शुरुआती नुकसान 3700 करोड़ रुपए का था, जो बाद में बढ़कर 10,000 से 12,000 करोड़ तक पहुंचा। केंद्र सरकार ने राहत के लिए एसडीआरएफ से लगभग 189 करोड़ रुपए जारी किए, जबकि राज्य सरकार ने पूरे हिमाचल को प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया। जब भी मेघों में जो होता है आर्द्रता की और घनत्व की अधिकता होती है और वो एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं और उनका तुरंत ही संश्लेषण हो जाता है, उस कारण से हम देखते हैं कि बादल फटना, यानी एक ही समय पर कुछ ही समय में बहुत सारी वर्षा हो जाना, उसे हम बादल फटना कहते हैं। और उससे बहुत अधिक नुकसान आजकल हो रहा है, क्योंकि बादल फटने की घटनाओं में जो मेघ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें क्यूमुलो निम्बस कहते हैं, और वो भी जलवायु परिवर्तन के कारण उन मेघों का अधिक निर्माण हो रहा है। और जब भी वो मेघ ऐसी एक जगह पर तुरंत अपना सारा का सारा प्रेसिपिटेशन खो देते हैं, उसे हम बादल फटना कहते हैं। पहाड़ों पे 3 तरीके की स्लाइड होती है। एक होती है स्नो स्लाइड, यानी बर्फ का जो फिसलना, इसे एवलांच बोलते हैं। दूसरा होता है मड स्लाइड। ये मड स्लाइड आपने बहुत अभी कॉमन हो गया, पहले नहीं था ये। इसी को हम लोग लैंडस्लाइड भी बोलते थे। ये मड स्लाइड के साथ में बड़े बड़े बोल्डर्स और पहाड़ों के पीसेस जो वो स्लाइड होके नीचे आते हैं, उसको हम लोग कॉमन जो प्रचलित भाषा में लैंडस्लाइड कह देते हैं। और तीसरा होता है पहाड़ का पानी का प्रेशर ऊपर से आता है, तो उसके साथ में जो पूरे चीज़ तबाह होती है, पूरा गांव का गांव स्लाइड कर जाता है, उसको भी हम लैंडस्लाइड कह देते हैं। जुलाई 2024 केरल का खूबसूरत जिला वायनाड अचानक एक बड़े भूस्खलन का गवाह बना। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जमीन की पकड़ ढीली कर दी और आखिरकार 6 जुलाई को वायनाड और आसपास के इलाकों में भारी भूस्खलन की चपेट में आए। पहाड़ों से मिट्टी और चट्टान खिसकती चली गई और देखते ही देखते खेत और सड़कें मलबे के नीचे दब गई। भूस्खलन में केरल के वायनाड जिले के पुंजरी मट्टम, मुंडकई, चूरामाला और विल्लरी मल्ला जैसे गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जहां जमीन फट गई और जिंदगी मलबे में दब गई। कई गांव का जमीन से संपर्क कट गया, बिजली और पानी की सप्लाई बाधित रही। इस त्रासदी में 420 लोग मारे गए, लगभग 400 घायल हुए और 118 लापता बताए गए।
10,000 से ज्यादा विस्थापित हुए और सैकड़ों मकान प्रभावित होते हुए नजर आए। अब बात दुनिया में आई प्राकृतिक आपदाओं की जिन्होंने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। साल 2003 यूरोप में हीट वेव के नाम रहा। जुलाई से अगस्त तक यूरोप में पारा इतना गर्म रहा कि मौसम जानलेवा हो गया। लगभग 45 डिग्री तापमान ने कई लोगों की जान ले ली। पूरे यूरोप में 70,000 मौतों का आंकड़ा सामने आया। खासकर बुजुर्गों पर यह साल भारी रहा। साल 2008 चक्रवात नरगिस ने कहर ढाया। तारीख थी 2 मई। म्यांमार में तूफान से पहले की शांति थी, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही हिंद महासागर में उठे चक्रवात नरगिस ने म्यांमार के तट को अपनी चपेट में ले लिया। 250 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। यह कोई मामूली तूफान नहीं था। यह कैटेगरी 4 का सुपर साइक्लोन था, जिसने सिर्फ घर नहीं उड़ाए, पूरे कस्बे और शहर को तबाह कर दिया। म्यांमार की सरकार के अनुसार इस तूफान में करीब 1,40,000 लोगों की मौत हुई। नरगिस चक्रवात का मुख्य वार म्यांमार पर था, लेकिन भारत के तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी में भी भारी बारिश और समुद्री तूफान ने हलचल मचा दी। साल 2010 पाकिस्तान में बाढ़। जुलाई अगस्त के महीने में भारी मानसूनी बारिश से पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ। लगभग 2,000 लोगों की मौत हुई, 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए और करीब 3 लाख करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया। गर्म हवा पानी के वेपर्स के साथ होती है, ऊपर जो है ठंडी हवा होती है और जिसमें बर्फ़ के कंटेंट टाइप होते हैं, वो बहुत ठंडा होता है और जब टकराती है तो उसके टकराने से जो है वहाँ पर हवा का चक्र बनता है और ये चक्र बनता है तो बड़ा तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ता है, डायरेक्शन लेता हुआ समुद्र की तरफ से ये उठती है। 2010 का हेती भूकंप, जिसकी विनाश लीला आज भी रूह कंपा देती है। 12 जनवरी 2010 को हेती में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप ने देश की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस और आसपास के क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई, जिनमें सरकारी भवन और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय भी शामिल थे। इस भूकंप में लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए, करीब 3 लाख से ज्यादा घायल हुए। इस भूकंप में 1.5 मिलियन लोग बेघर हुए। भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस से 16 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के बाद 5.9, 5.5 और 5.1 तीव्रता के 3 और झटके महसूस किए गए थे। देखिए, हमारी जो धरती है वो भूकंपीय प्लेटों से बनी हुई है और इनके अंदर से जब भी एनर्जी बाहर निकलती है तो इनमें हलचल होती है। इस एनर्जी के बाहर उत्सर्जन की वजह से जब भी ये प्लेटें हिलती हैं तो वो पूरी धरती उस एरिया की हिलती है। उसे ही हम भूकंप के नाम से जानते हैं और वही कारण होता है भूकंप आने का। 11 मार्च 2011 को जापान में 9.0 तीव्रता का भूकंप आंका गया। इसके बाद सुनामी से तबाही हुई, लगभग 20,000 मौतें हुई और इसके बाद जापान के फुकुशिमा परमाणु रिसाव जैसी गंभीर घटनाएं भी शामिल रही। साल 2013 फिलीपींस में टाइफून हैयान ने कहर ढाया। यह कैटेगरी 5 का तूफान था। 195 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ इस तूफान ने 8 नवंबर 2013 को फिलीपींस में भारी तबाही मचाई। 14 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जिनमें 6 मिलियन बच्चे शामिल थे। साल 2019 अमेज़न के जंगलों में आग की तपिश पूरी दुनिया ने महसूस की। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। दुनिया भर की 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से ही मिलती है। काबिल गौर है कि यह 9 देशों में फैला हुआ है, जिनमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल है। अमेज़न वर्षा वन का लगभग 60% हिस्सा ब्राजील में है। अकेले ब्राजील में रिकॉर्ड 72,000 से ज्यादा आग की घटनाएं दर्ज हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आग प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित थी। किसान और व्यापारी जंगल साफ करके खेती और मवेशियों के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। पहले पेड़ काटे गए, फिर जमीन को जलाया गया। अमेज़न के 9,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को राख में तब्दील कर दिया गया। इस आग से निकला जहरीला धुआं
लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ गया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और भी तेज हुई। सैकड़ों जानवर मारे गए और स्थानीय आदिवासी समुदायों की जिंदगी तबाह हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तब इसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल कहा था। वहीं ब्राजील की सरकार पर आरोप लगे कि वो वन संरक्षण के नियमों को नजरअंदाज कर रही थी। साल 2022 12 जून से लेकर 12 सितंबर तक यूरोप में गर्मी का कहर देखने को मिला। लगभग 24,501 लोगों की जान हीटवेव के कारण चली गई। यूरोप में इस साल रिकॉर्ड आर्थिक और मानव संकट रहा। साल 2023 में तुर्की और सीरिया में आया भूकंप विनाश लेकर आया। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से धरती कांप गई, जिससे दोनों देशों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ। भूकंप से तुर्की और सीरिया में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस आपदा में 15 लाख लोग बेघर हुए। 28 मार्च 2025 म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस भीषण भूकंप में 5,500 मौतें हुई। असर थाईलैंड और चीन में भी देखा गया। तो ये था पिछले 25 सालों में आई आपदाओं का लेखा जोखा। इन 2.5 दशकों में जब भी धरती कांपी, जब भी आसमान फटा, जब भी नदियां बेकाबू हुई, तो इंसान ने सिर्फ आपदा नहीं झेली, उसने अपना सब कुछ खो दिया। 2001 में गुजरात का भूकंप हो, 2004 की सुनामी हो, 2008 में नरगिस चक्रवात हो, या फिर 2013 की केदारनाथ त्रासदी हो। इसके बाद आई हर आपदा इंसान को सबक सिखा रही है। अपने विनाश की स्क्रिप्ट लिख रहे हम इंसानों के लिए ये आपदाएं रियलिटी चेक है। एक बार उस ओर देखने का जहां हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं और अपना विनाश अपने हाथों लिख रहे हैं। दरअसल आज वक्त है रियल प्लानिंग का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और इस सच्चाई को समझने का कि कुदरत के आगे हर तकनीक बेकार है। प्रकृति अगर रौद्र रूप धारण कर ले तो 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया को वापस उसी काल में ले जा सकती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। इनसाइड आउट में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ और जानेंगे उसका भी इनसाइड आउट। अभी के लिए इजाजत दें। नमस्कार।